प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिनंदन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित सहपाठी साथियों के लिए पाली साहित्य का इतिहास अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है पूर्व पीठिका। पूर्व पीठिका के अंतर्गत हम लोग समृद्ध पाली साहित्य के पिटक अनुपिटक का अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन। चलिए समझ लेते हुए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग नागसेन और मीनांडर की कथा जो है उसको भी देखेंगे, जो अनुपिटक के अंतर्गत आता है। ठीक। पूर्व पीठिका। बुद्धं धम्मं च संघं च तथैव गुरुकस्यपं अभिवन्दनी भाषितं अधिग्रंथं यथामति। समृद्ध पाली साहित्य। यद्यपि विषय की दृष्टि से पाली साहित्य उतना विस्तृत या परिपूर्ण नहीं है जितना संस्कृत साहित्य। संस्कृत की तरह नानाविध ज्ञान शाखाओं पर उनमें साहित्य का अभाव है, क्योंकि वस्तुतः पाली साहित्य में बौद्ध धर्म, वह भी अस्थविरवादी बौद्ध धर्म के अतिरिक्त ज्ञातव्य अत्यंत स्वल्प है। विभिन्न ज्ञान शाखाओं की वह बहुमूल्य संपत्ति इसमें सर्वथा नहीं मिलती, जिससे हम इस साहित्य को समृद्ध कर सके। तथापि इस साहित्य के दूसरे अनेक महत्वपूर्ण आकर्षण हैं, जिनसे परिपूर्ण होने के कारण इस साहित्य को भी समृद्ध कहने में हमें कोई संकोच नहीं होता। पाली साहित्य का विकास न केवल भारतवर्ष में ही अपितु हमारे पड़ोसी देशों लंका, वर्मा, श्याम, कंबोडिया आदि में भी अत्यधिक हुआ है। अतः स्वभावतः इस साहित्य ने सुदीर्घ काल तक इन देशों की भाषा एवं विचार परंपरा को भी प्रभावित किया है। पाली भाषा में साहित्य की रचना बुद्ध काल से लेकर आज तक सतत प्रवाह रूप में होती चली आ रही है। इस तरह इसके विकास का, इसकी समृद्धि का कम से कम 2500 वर्ष का तो इतिहास है ही। अतः यही इसकी समृद्धि का उज्जवल प्रमाण है। पाली साहित्य का वर्गीकरण हम लोग यहाँ से देखेंगे। पाली साहित्य का वर्गीकरण। संपूर्ण पाली वाङ्मय को कालक्रम या प्रवृत्ति की दृष्टि से विभक्त किया जा सकता है। कालक्रम या प्रवृत्ति की दृष्टि से। ठीक। कालक्रम से यह साहित्य पाली साहित्य अर्थात पिटक बुद्ध वचन और अनुपिटक अर्थात अनुपाली, जिसमें अट्टकथाएं स्वतंत्र व्याख्या है, ठीक, जिसके अंतर्गत आते हैं। साहित्य रूप से द्विधा वर्गीकृत किया जा सकता है। पाली अर्थात पिटक साहित्य का विकास बुद्ध के निर्वाण काल से प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक माना गया है, और अनुपाली अर्थात अनुपिटक साहित्य का विकास प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर आदि अवधि तक होता चला आ रहा है। पिटक साहित्य। इस पाली या पिटक साहित्य को विद्वानों ने सर्वप्रथम 3 भागों में विभक्त किया है। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक। विनय, सुत्त, अभिधम। ठीक। तो विनय पिटक, यह पिटक अपने आप में परिपूर्ण है। विनय पिटक अपने आप में परिपूर्ण है, परंतु विषय की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। इसको भी बांटा गया है, अर्थात सुत्त विभंग पहला, दूसरा खंदक, तीसरा परिवार। अब सुत्त विभंग में भी 2 ग्रंथ हैं, पाराजिक एवं पाचित्तीय। ठीक। और खंदक में भी 2 ग्रंथ हैं, महावज्ञ एवं चुल्वज्ञ। परिवार या परिवार पाली अपने नाम से विख्यात है। ठीक। अब सुत्त पिटक यह 5 निकायों में विभाजित किया गया है। दिग् निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। ठीक। पहला दिग् निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अंगुत्तर निकाय, 5वां खुद्दक निकाय। अंतिम जो खुद्दक निकाय है, इसमें छोटे बड़े कुल 15 ग्रंथ स्वतंत्र रूप से सम्मिलित किए गए हैं। ठीक।
अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, इस पिटक में 7 ग्रंथ हैं। अभिधम्म पिटक में 7 ग्रंथ हैं। पहला है धम्म संगड़ी, दूसरा है विभंग, तीसरा है धातु कथा, चौथा है पुगल पंयति, पांचवा है यमक, छठा है पठान, सातवां है कथावत्थु। कथावत्थु, ठीक। एक बार फिर दोहरा दे रहा हूँ। अभिधम्म पिटक में 7 ग्रंथ हैं स्वतंत्र रूप से। धम्म संगड़ी, विभंग, धातु कथा, पुगल पंयति, यमक, पठान, कथावत्तु, ठीक। 5 निकाय क्या क्या है भाई, इसको भी देख लेते हैं। 5 निकाय। पिटक साहित्य अर्थात त्रिपिटक का उक्त वर्गीकरण तो प्रसिद्ध ही है। इसके अतिरिक्त कभी कभी समग्र त्रिपिटक को 5 निकायों में भी विभक्त करके दिखाया गया है। इसमें 4 निकाय तो पूर्वोक्त दिग् निकाय आदि ही हैं। 5वें जो खुद्दक निकाय में उक्त 15 स्वतंत्र ग्रंथ के अतिरिक्त विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक का भी संग्रह कर दिया गया है, परंतु यह विभाजन स्वाभाविक एवं तर्कसम्मत नहीं लगता, ठीक। 9 अंग क्या है? 9 अंग, ठीक। त्रिपिटक मतलब बुद्ध वचनों का एक वर्गीकरण 9 अंगों के रूप में भी प्रसिद्ध है। वे 9 अंग हैं। पहला सुत्त अर्थात भगवान द्वारा दिए गए वे धार्मिक उपदेश 2 गद्यों में संग्रहित हुए हैं। गे अर्थात भगवान के वे उपदेश जो पद्य मिश्रित अर्थात गाने योग्य हैं। व्याकरण व व्याख्यापरक साहित्य जो अभिधम्म पिटक आदि में सन्निहित है। चौथा गाथा अर्थात श्लोक पद्यमय संग्रह। 5वां उदान भावातिरेक में बुद्ध या बुद्ध शिष्यों के श्रीमुख से निकले उद्गार, ठीक। छठा इति उत्तक अर्थात इति उत्तकम ऐसा कहा गया। इस वाक्य के साथ भगवान की छोटी छोटी उक्तियों का संग्रह है। 7वां है जातक बुद्ध के पुनर्जन्म से संबद्ध कथाएं। 8वां है अद्भुत धर्म यौगिक सिद्धांतों का वर्णन करने वाले त्रिपिटक के अंश, ठीक। 9वां है वेदल्ल ज्ञानवर्धन के लिए प्रश्नों के रूप में लिखे गए उपदेश, जैसे चूल वेदल्ल सुत्त या महावेदल्ल सुत्त, ठीक। इसलिए कहा गया है नवंग बुद्ध शासनंग। यह ध्यान रखना चाहिए कि बुद्ध वचनों का यह 9 प्रकार का विभाजन भी विषय की दृष्टि से है, ग्रंथों की दृष्टि से नहीं, ठीक। बुद्ध वचनों का एक और वर्गीकरण जो 84,000 धर्म स्कंधों के रूप में भी किया गया है, किंतु यह बौद्ध विद्वानों की विश्लेषण प्रियता का एक आदर्श नमूना है, अतः यह औपचारिक है, व्यवहार में इसका उपयोग कम ही है। सामान्यतः आज तक त्रिपिटक एवं उसके उपविभागों के रूप में ही बुद्ध वचनों के अध्ययन की परिपाटी है। अब हम लोग अनुपिटक देखेंगे। अनुपिटक अर्थात जो बुद्ध वचन नहीं है, अर्थात बुद्ध के जो शिष्य थे उनका वचन होगा यहाँ पर, ठीक। या जो स्वतंत्र लेखक लिखे हैं भाष्य वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। अनुपिटक साहित्य का वर्गीकरण करते समय भी हम काल क्रम को ही प्रधान मानेंगे। जैसा पहले कहा जा चुका है, इस अनुपिटक साहित्य की रचना त्रिपिटक के पूर्ण हो जाने के बाद से प्रारंभ होकर वर्तमान काल तक होती चली आ रही है। किसी भी विद्वान के लिए यह आश्चर्य की बात होगी कि इतने सुदीर्घ विकास काल में भी साहित्य में इतनी विभिन्नता नहीं दिखाई देती जितनी कि अन्य साहित्य या अन्य किसी भी साहित्य में मिलती है। इसका एकमात्र कारण यह है कि इस साहित्य का सदा एक ही केंद्र बिंदु अस्तवीरवादी बौद्ध धर्म का अध्ययन एवं विवेचन रहा है। अतः एक लक्ष्य होने के कारण नाना रूपता आने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी कालक्रम और प्रवृत्ति की दृष्टि से इस समग्र साहित्य को 3 युगों में बांटा जा सकता है। अनुपिटक को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला युग जो है प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक, अर्थात बुद्ध घोष के आविर्भाव काल से लेकर मतलब 500 वर्ष तक मानना चाहिए, ठीक। आविर्भाव काल तक मानना चाहिए। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर बुद्ध घोष के
अभिभार्व काल तक मानना चाहिए, 500 वर्ष तक। ठीक। फिर इस युग में नीति प्रकरण, पेटकोपदेश, सुत्त संग्रह और मिलिंद प्रश्न, महावज्ञ, दीपवंश आदि की रचना हुई है, जिसमें खास करके हम लोग मिलिंद प्रश्न की चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो मिलिंद प्रश्न जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं, मतलब मान के चलिए कि बुद्ध के आविर्भाव काल 500 वर्ष तक के बीच में जो हुआ है रचना, उसको हम लोग अनुपिटक के अंतर्गत रखते हैं। तो अनुपिटक में हम मिलिंद प्रश्न को सर्वाधिक महत्व देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर हम लोग मिलिंद प्रश्न, मीनांडर और नागसेन की कथा को अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह सारा साहित्य बुद्ध घोष की उत्पत्ति से पूर्व लिखा गया था। इसको पूर्व बुद्ध घोष युग का साहित्य, पूर्व बुद्ध घोष युग का साहित्य भी कहा जा सकता है या कहा जाता है। ठीक। दूसरा युग जो है, देख लीजिए, दूसरा युग बुद्ध के आविर्भाव काल से प्रारंभ माना जाता है। बुद्ध घोष के आविर्भाव काल से, मतलब जब इसी बुद्ध का आविर्भाव काल आता है, वहाँ से हम लोग दूसरा युग मानते हैं अनुपिटक साहित्य का। तो बुद्ध घोष के प्रसिद्ध ग्रंथ जो विशुद्धिमग्ग एवं उनकी अट्ठकथाएं, बुद्ध दत्त और धर्मपाल आदि की अट्ठकथाएं इसी युग में लिखी गई। प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ महावंश एवं व्याकरण शास्त्र में कात्यायन व्याकरण तथा अभिधर्म दर्शन पर अभिधम्म संग्रह, ठीक, अभिधम्म संग्रह भी इसी युग में लिखा गया। पाली त्रिपिटक पर अटकथाओं की रचना इसी युग की मुख्य विशेषता है, जिसके प्रेरक आचार्य बुद्ध घोष ही हैं। अतः इस युग को बुद्ध घोष युग नाम से इतिहासकारों ने व्यवहृत किया है। इस युग की रचना पंक्ति 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक चलती है। तीसरा युग अनुपिटक का जो है, उक्त युग मतलब तीसरा युग में जो अटकथाएं साहित्य लिखा गया है, उसी की टीका, उपटिकाएं, अनुटिकाएं आगे की शताब्दियों में लिखी जाती रही है। यह 12वीं शताब्दी से आज तक का सुदीर्घ युग है। इस युग में प्रायः बुद्ध घोष एवं उनके समकालीन आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट पद्धति पर या उनके ही उपजीव्य साहित्य की रचना होती रही है। अतः इस युग को बुद्ध घोष युग की परंपरा अथवा टीकाओं का युग कहा गया है। पाली साहित्य में इस तीसरे युग को बुद्ध घोष युग की परंपरा अथवा टीकाओं का युग नाम से जाना जाता है, या इसकी संज्ञा दी गई है। तीसरे युग को बुद्ध घोष युग की परंपरा अथवा टीकाओं का युग। ठीक। अब यहाँ से हम लोग मिलिंद प्रश्न का गौरव देखेंगे। मिलिंद प्रश्न का गौरव, इतने विस्तृत वर्णन से यह सिद्ध हो जाता है कि पाली साहित्य में मिलिंद का क्या स्थान है। यह ग्रंथ पूर्व बुद्ध घोष युग की सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि संपूर्ण अनुपिटक साहित्य में इस ग्रंथ की समता अन्य कोई ग्रंथ नहीं कर पाया, न तो विषय वर्णन की दृष्टि से, न ही भाषा की दृष्टि से, और न शैली की दृष्टि से। आचार्य बुद्ध घोष ने इस ग्रंथ को अपनी अट्ठकथाओं में स्थान स्थान पर त्रिपिटक के समान ही आदरपूर्वक स्मरण करते हुए उद्धृत किया है। यह इसकी महत्ता का सर्वोत्तम परिचायक है। साहित्य और दर्शन दोनों ही दृष्टियों से मिलिंद प्रश्न एक गौरवशाली ग्रंथ है। ग्रंथ के इस गौरव पर पश्चात विद्वान इतने मुग्ध हैं कि उन्हें इस पर ग्रीक प्रभाव और प्लेटो के विचार की गंध आ गई, क्योंकि उनकी दृष्टि में भारतीयों में ऐसा उत्कृष्ट ग्रंथ लिखने की क्षमता कहाँ थी। मिलिंद प्रश्न का रचना काल को भी हम लोग देखते हैं, क्या क्या विद्वानों ने रचना काल को लेकर मतभेद है विद्वानों में। ठीक, कितने मतभेद हैं। मिलिंद प्रश्न का रचना काल। ठीक, इस ग्रंथ में जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, मिलिंद के प्रश्नों का विवरण। मिलिंद शब्द ग्रीक मीनांडर नाम का भारतीयकरण है। जो मीनांडर ग्रीक सेनापति था, मतलब ग्रीक का शासक था, ग्रीक राजा था।
उसका नाम भारतीकरण में मिलिंद हो जाता है। ठीक, मीनांडर का कहना यह चाहिए कि इसमें मिलिंद के प्रश्नों का विवरण ही नहीं अपितु उसके उन प्रश्नों का समाधान इसका मुख्य विषय है। यह समाधान भदंत नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु से किया गया था। भदंत नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु से। ठीक, अतः मिलिंद एवं भदंत नागसेन के संवाद के रूप में यह ग्रंथ लिखा गया। उक्त संवाद एक ऐतिहासिक तथ्य है। इतिहास के ऐतिहासिक प्रभुत सामग्री उपलब्ध है। मिलिंद को स्वयं इस ग्रंथ में ही यूनान ग्रीक देश का राजा कहा गया है और उसकी राजधानी सागल अर्थात सियालकोट, वर्तमान में पाकिस्तान का एक नगर है सियालकोट, वही ठीक बतलाई गई है। हम इतिहास पढ़ने से जानते हैं कि भारत का उत्तर पश्चिमी भाग 2री शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ समय के लिए ग्रीक शासकों के हाथ में चला गया था। ग्रीक शासक मीनांडर या मीनांड्रोस ही मिलिंद प्रश्न का मिलिंद है। यह इतिहासविदों का निश्चित मत है, किंतु इस मिलिंद के शासनकाल की निश्चित तिथि के विषय में उनका अनेक मत नहीं है। एक मत नहीं है, सब अनेक मत दिए हुए हैं। ठीक, एक मत नहीं है। उसमें से कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मिलिंद ने 155 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। कुछ का मत है कि मिलिंद का शासनकाल 1म शताब्दी ईसा पूर्व था। ठीक, एक विद्वान कहते हैं कि 90 ईस्वी पूर्व से पहले मिलिंद का समय नहीं माना जा सकता। सब मिलाकर विद्वानों का बहुमत इसी पक्ष में है कि मिलिंद का शासन 1म शताब्दी ईसा पूर्व है। अतः अपने मूल स्वरूप में मिलिंद प्रश्न इसी समय लिखा गया, यह निश्चित है। ठीक, कि मतलब 1म शताब्दी ईसा पूर्व में ही मिलिंद प्रश्न लिखा गया था। नागसेन और भदंत नागसेन भिक्षु जो बौद्ध भिक्षु थे और मीनांडर की जो संवाद शैली में यह ग्रंथ है। मतलब मीनांडर के प्रश्नों का समाधान नागसेन किए हुए हैं यहाँ पर। ग्रंथ की ऐतिहासिक ऐतिहासिकता को प्रमाणित करते हुए इसी ग्रंथ के हिंदी अनुवाद की भूमिका पृष्ठ संख्या 5 से 6 में आदरणीय गुरुदेव भिक्षु श्री जगदीश कश्यप एक और दृढ़ साक्ष्य उपस्थित करते हुए लिखते हैं। वे लिखते हैं कि मिलिंद प्रश्न के अंत में आता है कि राजा मिलिंद भिक्षु बना और उसने अहर्त पद प्राप्त किया। इसमें ऐतिहासिक सत्य कहाँ तक है कहा नहीं जा सकता। राजा मिलिंद के विषय में सब प्रामाणिक जानकारी हमें प्राप्त होती है उसकी मुद्राओं से। अभी तक राजा मिलिंद के लगभग 22 सुंदर मुद्राएं उपलब्ध हैं। अधिक में राजा मिलिंद का नाम स्पष्टतया पढ़ा जाता है। 8 मुद्राओं में राजा की आकृति भी है। ये मुद्राएं उत्तर भारत के सुदूर प्रदेश में प्राप्त हुई हैं, पश्चिम में काबुल तक, पूर्व में मथुरा तक और उत्तर में कश्मीर तक। इससे पता चलता है कि मिलिंद के राज्य का प्रसार बड़ा था। सिक्कों पर राजा की आकृति बहुत सुंदर आई है। लंबी नाक के साथ मूर्ति बहुत ही सजीव ज्ञात पड़ती है। कुछ सिक्कों की आकृति तरुण अवस्था की है और कुछ की अत्यंत वृद्ध अवस्था की है। इससे पता चलता है कि मिलिंद राजा का राज्यकाल भी बड़ा लंबा रहा होगा। मुद्राओं के एक तरफ ग्रीक भाषा में और दूसरी तरफ उस समय की पाली भाषा में लिखा है। 21 सिक्कों पर है। क्या है भाई? एक तरफ लिखा है बैसिलियोस स्ट्रोस मेनांड्रस, दूसरी तरफ लिखा है महरजस तद्रस महेंद्रस। कुछ मुद्राओं पर दौड़ते घोड़े, ऊंट, हाथी, सूअर, चक्र या ताड़ के पत्ते खुदे हैं। चक्र वाले सिक्के से यह प्रमाणित होता है कि राजा के ऊपर बौद्ध धर्म का प्रभाव अवश्य पड़ा होगा, क्योंकि चक्र अर्थात धर्म चक्र बुद्ध धर्म का एक प्रधान चिन्ह है। केवल एक मुद्रा ऐसी है जो दूसरों से सर्वथा भिन्न है और इस बात को बहुत सीमा तक पुष्ट करता है कि मिलिंद राजा ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। उसके एक ऊपर लिखा है बेसेलियोस डिकैसियस मेनांड्रस, अर्थात दूसरी तरफ लिखा है महाराजस धर्मिकस्य
महेंद्रस महाराजस धर्मिकस्य महेंद्रस। यहाँ धर्मिकस का अर्थ धार्मिकस्य है। ठीक, बौद्ध साहित्य में उपासक राजा के लिए बराबर धर्मराज शब्द का प्रयोग होता है। अशोक का तो नाम हो गया था धर्माशोक, अतः इस मुद्रा में जो धर्मिकस पद का प्रयोग आया है उससे सिद्ध होता है कि मिलिंद अंत में अवश्य बौद्ध हो गया होगा। प्लूटार्क भी अपने इतिहास में लिखता है कि मिनांडर बहुत न्यायी विद्वान जनप्रिय राजा था। उसकी मृत्यु के बाद उसके फूल अर्थात भस्मा अवशेष लेने के लिए लोगों में विवाद छिड़ गया। लोगों ने उसके फूलों पर बड़े बड़े स्तूप बनवाए। यह कहानी भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के समय से जो बात हुई थी, मतलब भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय जो बात हुई थी वही बात हुई थी, उनसे बहुत मिलती है यह बात। ठीक, मिनांडर का फूल पर जो स्तूप बनवाने वाली कहानी, फूलों के ऊपर स्तूप बनवाना बौद्धों में प्रचलित प्रथा थी। इससे भी यह ज्ञात होता है कि मिलिंद अवश्य बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया होगा। मिलिंद प्रश्नों के रचयिता नागसेन। इस तरह हम देखते हैं कि मिलिंद प्रश्न के रचनाकार को भी लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। ठीक, तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। मिलिंद प्रश्न के रचयिता नागसेन। ठीक, इस तरह ग्रीक राजा मिलिंद एवं भदंत नागसेन के संवाद के रूप में इस ग्रंथ का लिखा जाना एक निश्चित ऐतिहासिक तथ्य सिद्ध होने पर अभी इन प्रश्नों पर विचार करना है कि इसका रचयिता कौन है, इसका मूल रूप क्या था, किस भाषा में था, बाद में एक बार या बार बार इसमें और कब और क्या क्या परिवर्धन हुए। इसके रचना स्थान के विषय में यह निश्चित समझ लेना चाहिए कि मूल रूप में यह ग्रंथ उत्तर पश्चिम भारत में द्वितीय या प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुए मिलिंद एवं नागसेन के संवाद के रूप में उसी समय या कम से कम प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के निकट काल में बौद्ध धर्म और दर्शन संबंधित संज्ञाओं के निवारणार्थ लिखा गया था। इस ग्रंथ के रचयिता के रूप में भदंत नागसेन को माना जा सकता है। ग्रंथ के नायक होने के साथ साथ उनके इस ग्रंथ का रचयिता होने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हम भारतीय लेखकों की परंपरा में ऐसे अनेक उदाहरण देखते हैं कि वे ग्रंथ के लेखक भी हैं और ग्रंथ में पात्र मतलब संवादक भी हैं। जैसे रामायणकार वाल्मीकि रामायण के रचयिता भी हैं और राम के उपदेशक के रूप में ग्रंथ में बीच मतलब स्थान स्थान पर चर्चित हैं। इसी तरह महाभारतकार व्यास महाभारत में स्थान स्थान पर एक विशिष्ट संवादक के रूप में उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में नागसेन भी इस ग्रंथ के रचयिता होते हुए संवादक भी क्यों नहीं हो सकते। आचार्य उद्घोष ने भी जिनकी प्रामाणिकता पाली वाङ्मय में असंदिग्ध एवं सर्वोपरि है, अपनी अट्टकथाओं में विशेषतः अट्टशालिनी और विशुद्धमज्ञ में स्थान स्थान पर भदंत नागसेन को मिलिंद प्रश्न के रचयिता के रूप में ही माना है। श्रीमती रायस डेविस ने मिलिंद प्रश्न के अपने अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में ग्रंथ के रचयिता का नाम माड़व बतलाया है, परंतु माड़व नामधारी किसी विद्वान द्वारा मिलिंद प्रश्न जैसे उत्कृष्ट ग्रंथ की रचना के बाद भी उसका नाम उससे पहले या बाद में कोई भी न ले, ऐसा कभी देखा या सुना नहीं गया। अतः इस माड़व नाम के पीछे ऐतिहासिकता के अभाव में इससे हम श्रीमती राय डेविस का कल्पना प्रसूत ही मानते हैं। विद्वानों को ऐसे भ्रमजाल में नहीं फंसना चाहिए। मिलिंद प्रश्न का मूल प्रश्न के मूल रूप को लेकर पश्चिमी विद्वानों ने एक वाद खड़ा किया है। वे कहते हैं कि यह एक समय में बनी हुई समग्र रचना नहीं है। उनके अनुसार इसमें समय समय पर परिवर्धन होते रहे हैं। परिच्छेदों और विषय वस्तु की भिन्नता का आश्रय लेकर उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है। उनकी धारणा है कि मौलिक रूप में यह ग्रंथ मिलिंद नागसेन के संवाद
अनुवाद के संक्षिप्त विवरण के रूप में बहुत छोटा था। बाद में अस्तवीरवाद की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों को इसमें समाविष्ट कर दिया गया। इसमें वे लोग ग्रंथ के नए रूपता आंतरिक साक्ष्य के अतिरिक्त एक प्रभावशाली बाह्य साक्ष्य भी देते हैं। वह साक्ष्य है 317 और 420 ईस्वी के मध्य हुए इस ग्रंथ का चीनी भाषा अनुवाद रूपांतरण। ठीक, इसमें प्रारंभ के केवल 3 परिच्छेदों जैसे पूर्वयोग, लक्षण प्रश्न एवं तीसरा है विमति छेदन प्रश्न का ही अनुवाद मिलता है। इस अनुवाद का नाम चीनी में नागसेन सूत्र है। इसमें चतुर्थ परिच्छेद मतलब मेंढक प्रश्न से षष्ठ उपमकथा प्रश्न परिच्छेद तक का अनुवाद नहीं है। इस साक्ष्य के आधार पर सेनार, बार्थ, गायगर, विंटरनित्ज आदि विद्वान इस ग्रंथ का मौलिक रूप 3 परिच्छेद तक ही मानते हैं। इस मत के समर्थन में वे कारण भी हैं। सबसे बड़ा कारण है इस ग्रंथ के तृतीय परिच्छेद के अंत में ही ग्रंथ समाप्ति सूचक वाक्य लिख दिया गया है। मिलिंद प्रश्न पुच्छा विच्छना निष्ठिता फिर चतुर्थ परिच्छेद के प्रारंभ में नए क्रम से लिखा गया है। भस्सप्पवेदी वेतंडी अतिबुद्धि विचिक्कड़ो मिलिंदो आणभेदयादाय नागसेन मुपागमी। एक ही ग्रंथ था जब पहले मिलिंद के प्रश्न समाप्त कर दिए गए तब पुनः इस तरह दोबारा विषय उत्थान करने की क्या आवश्यकता आ पड़ी। इसका उत्तर जानते हैं। दूसरा कारण देते हुए वे कहते हैं कि कितने आश्चर्य की बात है कि आचार्य बुद्धघोष भी मिलिंद प्रश्न के जिन उद्धरणों को अपने ग्रंथों में उद्धृत करते हैं वे सब प्रथम के 3 परिच्छेदों से ही हैं। प्रथमतः 3 परिच्छेदों से ही उद्धृत हैं। अतः निष्पक्ष समालोचक होने के कारण प्रथम 3 परिच्छेदों को ही प्रमाणिक मतलब मूल रूप मानना पड़ता है। यूं इन बाह्य और आंतरिक साक्ष्यों के आधार पर पश्चात विद्वानों ने मिलिंद प्रश्न का मूल स्वरूप प्रथम 3 परिच्छेद तक ही माना है। उसके अवशिष्ट परिच्छेदों को वे बाद में मिलाया हुआ मानते हैं। संक्षेप में इन विद्वानों ने ग्रंथ के मौलिक रूप के प्रयुक्त निर्णय में 4 हेतु दिए हैं। पहला है विषय की भिन्न रूपता। दूसरा है ग्रंथ की चीनी भाषांतर। तीसरा है बुद्ध घोष द्वारा उद्धृत इस ग्रंथ के उद्धरण। चौथा है ग्रंथ के चौथे परिच्छेद से नए रूप में विषयावतरण। ठीक, पश्चात्म खंडन जो पश्चात विद्वानों का लेकर यह मत है उसका खंडन भारतीय विद्वान करते हुए कहते हैं हमारा इस वाद में इतना ही कहना है कि पश्चात विद्वान ग्रंथ को सूक्ष्म न पढ़ने के कारण और भारतीय लेखकों की शैली एवं भारतीय संस्कारों से अपरिचित होने के कारण ऐसी भूल कर बैठे हैं। प्रत्येक ग्रंथ की रचना अनुबंध चतुष्टय होते हैं: विषय, प्रयोजन, आधिकारिक एवं संबंध। मिलिंद प्रश्न के भी अनुबंध चतुष्टय है। इसका साक्ष्य आधिकारिक है, मिलिंद और प्रयोजन है। मिलिंद के बौद्ध दर्शन एवं धर्म के विषय में सज्जात भ्रमों का निराकरण है। हम इतिहास से इस साक्षात आधिकारिक मिलिंद के विषय में जानते हैं। यह विद्वान था, तार्किक था, परंतु अभारतीय था। इसे भारतीय दर्शन, धर्म दर्शन शास्त्र के विषय में कोई श्रद्धा नहीं थी। वह अपने देश के विद्वानों, भारत या और यूनान के बीच में पढ़ने वाले देश के अन्य विद्वानों को अपनी तर्क बुद्धि से परास्त कर चुका था। भारत में भी यह नागसेन से संवाद करने से पूर्व पूल, कश्यप आदि अन्य भारतीय धर्म पटाधीशों एवं दर्शनाचार्यों को आयुपाल जैसे बौद्धों को अपनी अनुपम तर्क शक्ति से चुप कर चुका था। इस कारण इससे अपने तर्क बल का बहुत दंभ हो गया था। वह कह बैठा था, तुच्छो बत्तभो जम्बुदीपो नत्थि कोच्चि संबड़ो वा ब्राह्मणो वा यो मया सिद्धंग सल्लिपुत्र
पित्तंग उत्सहित कंडंग पट्टी विनेतुंग। समग्र जम्बूद्वीप आज विद्या विहीन हो चुका है। ऐसा कोई श्रमण या ब्राह्मण विद्वान नहीं दिखाई देता जो मेरे सामने आने का साहस कर सके। मेरे प्रश्नों का उत्तर देना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी परिस्थिति में वह नागसेन से मिलते ही उसने यहाँ भी पूर्व के विद्वानों की तरह नागसेन के सामने भी वितंडावाद के सहारे तत्वाचार्य प्रारंभ कर दी थी। परंतु नागसेन जैसे सिद्ध विद्वान के सामने उसकी एक युक्ति न चल सकी। जब उसके सभी छोटे बड़े प्रश्नों का शास्त्रानुकूल एवं तर्क सम्मत उत्तर मिल गया, तब जीवन में पहली बार उसके दम्भ दर्प अभिमान का विगलित हुए और वह हृदय से एक वास्तविक विद्वान के पंडितों थेरो मतलब सामने नतमस्तक हुआ। उसके मुख से अकस्मात ये नम्रतामय उद्गार निकले। आम बड़े पंडितो थेरो एदिशो आचार्यो भव्ये मादिशो च अंतेवासी नचिस्सरे से पंडितो धम्मंग आजानयाति योन कदेशवासियो। तुम ठीक ही कह रहे हो। भदंत नागसेन विद्वान है। ऐसा नागसेन जैसा आचार्य मतलब उपदेष्टा हूँ और मेरे जैसा अंतवासी मतलब शिष्य जिज्ञासु तभी धर्म की गुत्थियों को इतना शीघ्र सुलझ जा सकता है। और वह भदंत नागसेन का वस्तुतः अंतवासी बन गया, शिष्य बन गया। अंतेवासी बनकर उसने त्रिपिटक एवं अस्तवीरवाद दर्शन का सांगयोपांग अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उसकी जन्मदात तर्क बुद्धि से त्रिपिटक में जो बातें उसे दुविधापूर्ण मतलब तरफा लगी, उसके विषय में भदंत नागसेन से प्रश्न करके अपने भ्रम का निराकरण किया। मेंढक प्रश्न में ऐसे ही भ्रमात्मक प्रश्नों का उत्तर है। इस तरह त्रिपिटक का सर्वथा विनित अध्येता बनने पर भी मिलिंद की पुरानी भावना प्रच्छन्न रूप से काम कर रही थी। उसी के आधार पर उसके द्वारा बाद में जो प्रश्न किए गए उनका अनुमान तर्क युक्ति के बल पर भदंत नागसेन द्वारा उत्तर दिया गया। अनुमान प्रश्न में ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर हैं। उन्हीं में से कुछ प्रश्नों का उत्तर तर्क के आधार पर उपमा मतलब उदाहरण के सहारे कथा प्रश्न में दिया गया, क्योंकि उपमा द्वारा कठिन से कठिन बात भी शीघ्र ही समझ में आ जाती है। इस तरह साधारण पाठक ग्रंथ के विषय की विभिन्नता मतलब भिन्न रूपता के कारण समझ सकते हैं। इस वस्तु स्थिति के रहते यह कैसे माना जा सकता है कि ग्रंथ बार बार कई व्यक्तियों द्वारा लिखा गया। दूसरा, अब चीनी भाषांतर को लें। चीनी भाषांतर 3 ही परिच्छेद तक मिलता है, तो हम क्या करें? फिर हमारे पिछले तर्क के आधार पर हो सकता है चीनियों ने जितने अंश में सीधे शास्त्र पर प्रश्न किए गए थे उतने का अनुवाद कर लिया। अवशिष्ट जिस अंश के अस्तवीर दर्शन की चर्चा है उसका महायानवादी चीनी विद्वान अनुवाद न करें तो इसमें ग्रंथ का क्या दोष? अथच यह भी हो सकता है कि प्रारंभ में पूरे ग्रंथ का चीनी अनुवाद किया गया हो, बाद में किसी कारण से आगे का अंश लुप्त हो गया हो, फिर अनुवाद में भिन्न रूपता आ जाने के भय से या अस्थवीरवाद के प्रति अपेक्षा के कारण वहाँ पुनः दोबारा मतलब अनुवाद न किया गया हो। अतः केवल चीनी भाषांतर के दुर्बल साक्ष्य पर हम यह मानने को सन्नद्ध नहीं है कि मूल रूप में ग्रंथ प्रारंभ में 3 परिच्छेद तक ही लिखा गया था। रह गई बात आचार्य बुद्ध घोष द्वारा उद्धृत उद्धरांशों की, यह विषय में हमारा यह मत है कि ग्रंथ में विमतिच्छेद प्रश्न प्रयंत्र एक विदेशी तर्क शास्त्री से शास्त्र के मुद्दों पर ही प्रधानतः चर्चा है। उधर बुद्ध घोष को शास्त्र की अपनी व्याख्या अटकथा में जहाँ जहाँ अपने से अधिक उद्भट विद्वान के आश्रय की आवश्यकता पड़ी वहाँ उन्होंने त्रिपिटक में उद्धरण न मिलने पर मिलिंद के से मतलब उद्धरण ले लिए मतलब दिए। मेंढक प्रश्न अनुमान प्रश्न में शास्त्र प्रधान चर्चा नहीं है, अतः उन्होंने उन प्रकरणों से उद्धरण नहीं दिए। परंतु यह इससे कैसे सिद्ध किया जा सकता है कि मिलिंद प्रश्न की मूल रूप में
3 ही परिच्छेद की तक रचना हुई है। रही बात चतुर्थ परिच्छेद में से नए रूप में विषयावतरण की, तो इसमें भी पश्चात को क्या उद्वेग है। सारे भारतीय संस्कारों में ग्रंथों के प्रत्येक परिच्छेद के प्रारंभ में मंगलाचरण की परिपाटी की गई है या लिखी गई है, देखी गई है, जबकि मिलिंद प्रश्न में तो चौथे परिच्छेद नए परिवेश में प्रारंभ किया जा रहा है, वहाँ पुनः मंगलाचरण करना स्वाभाविक है। हम पीछे कह आए हैं कि तृतीय परिच्छेद तक भदंत नागसेन के साथ ही उस मिलिंद के संवाद हैं जो धृष्ट उद्धृत वितंडावादी एवं अभारतीय है। अब चतुर्थ परिच्छेद में वही भस्वेदी विदंडी मिलिंद प्रश्न भदंत नागसेन का अंतर्वेशी उपासक हैं, शिष्य हैं, भारतीय दर्शन शास्त्र तथा बौद्ध के प्रति विनीत एवं श्रद्धालु बन चुका है। मिनांडर पाठकों को यह दिखाने के लिए ही नए रूप में विषय प्रारंभ किया गया। इससे यह कैसे सिद्ध हो सकता है कि यहाँ से यह ग्रंथ शताब्दियों बाद किसी दूसरे रचनाकार ने लिखा है। इन सब युक्तियों के आधार पर हम यह मानते हैं कि ग्रंथ एक साथ एक ही बार एक ही समय में एक ही लेखक द्वारा लिखा गया है। ठीक, ग्रंथ के कई पाठ भेद मिलने के बाद भी ऐसी है। जर्मन विद्वान श्रेडर ने तो इस ग्रंथ के 7 पाठ भेद खोज निकाले हैं। 1-2 की बात कौन कहे। इस सच्चाई यह है कि इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ के विषय में साधना भाव में ऐसी ही सब कपोल कल्पनाएं हुआ करती है जो प्रसिद्ध ग्रंथ होते हैं उनके विषय में। ठीक, क्या मिलिंद प्रश्न मूल रूप से संस्कृत में था? क्या मिलिंद प्रश्न मूल रूप से संस्कृत में था? मिलिंद इस प्रश्न के उत्तर जानते हैं। मिलिंद प्रश्न की उत्कृष्ट रचना शैली को, जो कि उस काल के संस्कृत ग्रंथों से मिलती जुलती है, उसे देखकर गायगर जैसे कुछ पश्चात मनुष्यों ने और उनकी देखा देखी यहाँ तक कि विद्वानों ने मिलिंद प्रश्न के विषय में यह धारणा फैली है कि यह ग्रंथ मूल रूप से संस्कृत में लिखा गया था। अनागत काल में किसी विद्वान ने पाली भाषा में उसका अनुवाद कर दिया, परंतु यह शैली मात्र से हम इस ग्रंथ के वर्तमान रूप को संस्कृत से अनुदित मानते तो भगवान बुद्ध से लगातार आचार्य बुद्ध घोष तक का बहुत सा पाली साहित्य संस्कृत से अनुदित मानना पड़ेगा। क्या दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, विशुद्धिमग्ग की भाषा और शैली मिलिंद प्रश्न से कहीं भी दुर्बल है? यदि वे सब ग्रंथ मूल रूप से पाली में ही लिखे गए या माने जा सकते हैं, तो मिलिंद प्रश्न के विषय में यह विवाद किस तर्क के आधार पर खड़ा किया जा सकता है? वस्तु सत्य यह है कि 3 शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ 5वीं शताब्दी 6वीं शताब्दी तक लिखित समग्र भारतीय साहित्य, फिर वह भले ही संस्कृत में लिखा गया हो या पाली में या प्राकृत में, सबकी शैली समानता उत्कृष्ट रही है, क्योंकि उस समय संस्कृत अधिक समृद्ध थी। अतः उसके नाम पर किसी भी ग्रंथ के लिए यह भ्रम फैलाना सरल होता है कि वह मूल रूप से संस्कृत में लिखा गया होगा। वस्तुतः मिलिंद प्रश्न मूल रूप से पाली में ही लिखा गया है। एक बात और, अस्तवीरवाद का प्रतिपादन जिस संपन्नता एवं समृद्धि के साथ पाली भाषा में किया गया या किया जा सकता था, उतना संस्कृत में नहीं, क्योंकि उस समय तक संस्कृत के विद्वान पाली भाषा में लिखना अपनी हीनता समझते थे और अस्तवीरवादी विद्वान उस समय अनुजानामि भिक्खवे सका नृत्या पर्यापूरितुंग, भगवान की इस आज्ञा का उल्लंघन करना पाप समझते थे। ऐसी स्थिति में मिलिंद प्रश्न के संस्कृत में लिखे जाने की कल्पना उस समय की सामाजिकता मान्यताओं से अपने आप को अपरिचित घोषित करना है। अतः हमें यही मानने में अपना पाली साहित्य का सम्मान अपना और पाली साहित्य का सम्मान समझते हैं कि मिलिंद प्रश्न मूल रूप से पाली भाषा में ही लिखा गया, लिपिबद्ध है या निबद्ध हुआ है। प्रसिद्ध इतिहासविद डॉक्टर भरत सिंह उपाध्याय भी हमारे इस मत का समर्थन करते हैं। ठीक, मिलिंद प्रश्न के रचयिता नागसेन। यदि मिलिंद प्रश्न के रचयिता के रूप भदंत नागसेन को ही माना जाता है, तो नागसेन का जीवन चरित्र हम ग्रंथ की विषय वस्तु लिखते समय प्रारंभ में ही लिखेंगे। सम्राट मिलिंद के विषय में हमें जो कुछ इतिहास से ज्ञात हुआ पीछे लिख चुके हैं। मिलिंद प्रश्न का त्रुटि अंश। मिलिंद प्रश्न से अब तक हमको जितने भी संस्करण मिले, रोमन, श्रीलंका, बर्मा या हिंदी संस्करण, सभी त्रुटि
मिले हैं। यहाँ तक कि छठ संज्ञायान वर्मा का नवीनतम संस्करण में भी अंश में भी त्रुटि है। षष्ठ उपकथा प्रश्न में कुंभवज्ञ की 67वीं मत्तिका के बाद अवशिष्ट मत्तिकाओं का व्याख्यान किसी भी संस्करण में उपलब्ध नहीं हुआ। विवशतः इस संस्करण में हम भी उतनी मत्तिकाओं का व्याख्यान नहीं दे पाए। यद्यपि इतने अंश के नष्ट होने से मिलिंद प्रश्न की पूर्णता पर कोई आंच नहीं आ पाई, क्योंकि उतने अंश की मत्तिकाएं तो उपलब्ध ही हैं। इन मत्तिकाओं से भी जिज्ञासुओं का बहुत कुछ समाधान हो जाता है। अनुमान ऐसा होता है कि इस ग्रंथ का यह अंश बहुत पहले नष्ट हो गया था। बाद में भाषा में अनेक रूपता आ जाने के भय से किसी विद्वान ने यह अंश पुनः अपनी भाषा में नहीं लगाया, क्योंकि इन प्राचीन ग्रंथों के साथ पुण्य पाठ का लाभ भी श्रद्धालु जिज्ञासु के साथ जुड़ा हुआ है। भदंत नागसेन के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा त्रुटि जोड़ देने से यह लाभ मिलना असंभव था। ग्रंथ का साहित्यिक एवं ऐतिहासिक महत्व। ग्रंथ का साहित्यिक एवं ऐतिहासिक महत्व। इस ग्रंथ का साहित्य, इतिहास, भूगोल आदि की दृष्टि से जो महत्व है, उसके विषय में पाली साहित्य के प्रसिद्ध इतिहास डॉक्टर भरत सिंह उपाध्याय अपने ग्रंथ पाली साहित्य के इतिहास में लिखते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? मिलिंद प्रश्न का दार्शनिक और धार्मिक दृष्टि से जो महत्व है, महत्व तो है ही, साथ ही इसका साहित्यिक एवं ऐतिहासिक मूल्य भी कम नहीं। यद्यपि अस्तवीरवादी बौद्ध धर्म का यह कंठहार है, जिसकी प्रतिष्ठा यहाँ बुद्ध वचन के समान ही है, वह भारतीय साहित्य की भी अमूल निधि है। यह सत्य है कि लंका, बर्मा, श्याम देशों की तरह भारत में उसकी आधुनिक लोक भाषाओं में मिलिंद प्रश्न संबंधित प्रचुर साहित्य नहीं लिखा गया, किंतु केवल इस कारण उसे उस गौरव से जो मिलिंद प्रश्न ने भारतीय साहित्य को दिया, वह जित कर देना ठीक नहीं होगा। यह ग्रंथ प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की प्रभावशाली भारतीय गद्य शैली का सर्वोत्तम उदाहरण। विवेचनात्मक विषयों के लिए उक्त हिंदी की गद्य शैली का विकास तो हमारे साहित्य की अभी हुआ है। अंग्रेजी साहित्य में भी ऐसी परंपरा लगभग 150 वर्ष पहले नहीं थी। ठीक, संस्कृत में बाण और डंडी का गद्य भी निश्चय ही इसके लिए उक्त नहीं था। इस दृष्टि से मिलिंद प्रश्न की विचारात्मक गद्य शैली कितनी महत्वपूर्ण है, इसका साम्य अनुमान ही नहीं किया जा सकता। लेखक का शब्दों पर अधिकार, उसकी शैली की प्रवहनशीलता, उसकी अवोजमय शब्द चयन, कथन की प्रभावपूर्ण शैली, उपमाओं और उक्तियों द्वारा उसका स्वाभाविक अलंकार विधान, सबसे बढ़कर उसकी सरलता और प्रसाद गुण, ये सब विशेषताएं उसे साहित्यिक गद्य के निर्माताओं की उस श्रेणी में बैठा देती है जहां उसका तेज सर्वोपरि है। प्राचीन भारतीय गद्य साहित्य में मिलिंद प्रश्न के समान अन्य कोई रचना न पाकर ही संभवतः कुछ पश्चात विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि इस ग्रंथ की शैली पर ग्रीक प्रभाव उपलक्षित है, परंतु यह एक बड़ा भ्रम है। सत्य यह है कि भारतीय पराधीनता के युग में अधिकांश पश्चिमी विद्वान यह विश्वास ही नहीं कर सकते थे कि भारत में भी विश्व संस्कृति को कुछ मौलिक योगदान किया है। इस कारण उन्होंने अनेक प्राचीन भारतीय विशेषतापूर्ण बातों पर भी पश्चिमी प्रभाव की कल्पना कर ली है। अफलातून के संवादों के प्रभाव को मिलिंद प्रश्न की शैली पर बताने के समान और कोई निर्थक बात नहीं कही जा सकती। पहले तो ग्रीक भाषा और विचार से नागसेन के परिचित होने का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, फिर उनके सामने प्राचीन उपनिषदों एवं बुद्ध वचनों के रूप में गंभीर संवादों की परंपरा प्रस्तुत की, तो वे उसे छोड़कर विदेश से उसे ग्रहण करने क्यों जाते? वह समय तो भारतीय संस्कृति के गौरव का था, और हम समझते हैं भारतीय ज्ञान का वह गौरव ही मिलिंद प्रश्न में प्रतिध्वनित हुआ है, जिनसे नत होकर ही बुद्धिवादी मिलिंद राजा बौद्ध धर्म में उपासक तो ग्रहण कर लेता है। ठीक, मतलब नागसेन का शिष्य ग्रहण कर लेता है, नागसेन का शिष्य बन जाता है। ठीक, यह भारतीय ज्ञान की उस ग्रीक ज्ञान पर महान विजय का द्योतक है, जिस पश्चात जगत बड़ा गर्व करता था और जिससे ही वास्तव में उसने सारा ज्ञान प्राप्त
भी किया है। मिलिंद प्रश्न उस ज्ञान विजय या धर्म विजय का स्मारक एवं परिचारक है जिसे भारत ने उस समय के अपने अतिरिक्त सबसे अधिक ज्ञान संपन्न देश पर प्राप्त किया था। इस दृष्टि से वह भारतीय वाङ्मय के अमर रत्नों में से एक है। जहाँ तक मिलिंद प्रश्न की शैली के स्रोतों या उसकी प्रेरणा का प्रश्न है, वह निश्चित ही त्रिपिटक के बुद्ध वचनों में निहित है। दिग्ग निकाय के पायासी सूत्र जैसे सूत्रों की जीवित संवाद शैली उसकी प्रेरणा स्वरूप मानी जा सकती है। कथावस्तु के अप्रतिम आचार्य मोगलीपुत्तिसस्य के भी भदंत नागसेन कम ऋणी नहीं है। यद्यपि इन दोनों ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन हम यहाँ विस्तार से नहीं कर सकते, किंतु यह तो निश्चित है ही कि मोगलीपुत्तिसस्य के समाधानों पर ही नागसेन के अधिकांश प्रश्न व्याकरण प्रश्नों के उत्तर आधारित हैं। जिस मंतव्य को वहाँ अस्थिवीरवाद के रूप में अपनाया गया, वही मंतव्य मिलिंद प्रश्नकार का भी है। ठीक, मतलब नागसेन का भी है। यद्यपि उपनिषदों की शैली का कोई स्पष्ट प्रभाव मिलिंद प्रश्न पर परिलक्षित नहीं होता, किंतु इसमें संदेह नहीं है कि श्वेत केतु आरूढ़ेय और प्रवाहण जवाली, जिसके समास संयोग्य मतलब 1, 8, 3 और बृहदारण्यक में 6, 2, 1 में आते हैं। आरूढ़ी और श्वेत केतु मतलब सांदोग्य 6, 9 आदि अनेक ऋषियों के समाज अपनी विचित्र विशेषता रखते हुए भी मिलिंद नागसेन के प्रभावशाली संवादों में अपनी पूर्णता प्राप्त करते हैं। इतिहास के दृष्टि से विशेषतः पाली साहित्य के इतिहास की दृष्टि से मिलिंद प्रश्न का यह महत्व है कि उसमें पाली त्रिपिटक से नाना ग्रंथों के नाम देकर 5 निकायों अभिधम्य पिटक के 7 ग्रंथों तथा उसके भिन्न भिन्न अंगों के पूर्व निर्देश पूर्वक अनेक अंश उद्धृत किए गए हैं, जिनसे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि पाली त्रिपिटक प्रथमतः शताब्दी ईसा पूर्व अपने उसी नाम रूप में विद्यमान था जिसमें वह आज है। इस प्रकार मिलिंद प्रश्न का सात अशोक के अभिलेख द्वारा प्रदत्त साक्ष्य का समर्थन करता है। मिलिंद में अनेक स्थानों के वर्णन हैं, जैसे अलसंद मतलब अलेक्जेंड्रिया, यवन यूनान मतलब बैक्टीरिया, ठीक, भरुकच्छ भड़ौच चीन मतलब चीन देश, गंधार कलिंग कजंगला कोसल मथुरा सागल साकेत सौराष्ट्र मतलब सौराष्ट्र वाराणसी बंग तुक्कल या उज्जैन आदि। इनसे तत्कालीन भारतीय भूगोल पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। सारांश यह है कि धर्म दर्शन साहित्य इतिहास भूगोल सभी दृष्टि से मिलिंद प्रश्न का भारतीय वाङ्मय के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है, और पाली अनुपिटक साहित्य में तो उसके समान महत्वपूर्ण कोई दूसरा स्वतंत्र ग्रंथ है ही नहीं। यह तो निर्विवाद ही है। इस प्रकार प्यारे साथियों, हम लोगों ने पाली साहित्य का पूर्व पीठिका देखा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने समृद्ध पाली साहित्य और मिलिंद प्रश्न पर काफ़ी चर्चा की है। तो आप सभी से अंततः मैं पुनः साहित्यिक सहृदय सविनय निवेदन करता हूं कि आप सभी यह वीडियो, यह रिकॉर्डिंग मेरे दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग साथियों को शेयर अवश्य करना। तो प्यारे साथियों,